हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने जहाँ पर आपको छोड़ा था सिल्वर वेडिंग चैप्टर में, मैंने बताया था आपको उसका शेष भाग मैं आप बता रही हूँ आपको। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे किशनदा द्वारा स्थापित मानक के अनुसार वो उन्हीं की तरह रोज मंदिर जाते हैं, संध्या पूजा करने में दिल लगाते हैं और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि भाई इस सब में मैं तो लग नहीं पा रहा हूं, मैंने आपको बताया कि वो अपनी प्रवृत्ति से धार्मिक या ज्यादा कर्मकांडी नहीं है, लेकिन किशनदा के बताए हुए मानकों पर चलना ही उचित समझते हैं। तो जब कभी उनका मन उनसे शिकायत करता है कि भाई मैं इन सब में लग नहीं पा रहा हूं, तो उससे कहते कि भाई लगना तो चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी स्थान देना होगा कि नहीं, ऐसा वो अपने मन से कह के समझाते हैं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट, तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें। अब उन्होंने सोचा कि जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसको ही सारी जिम्मेदारियां, घर के सारे मामले मसले सब कुछ सौंप करके और खुद इन चीजों से मुक्त हो जाना चाहिए। तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की मीन्स तुम्हें तो अब ये दुनिया के जितने भी माया मोह के बंधन कि ये बच्चा छोटा है या इसके लिए ये करना है, अब बच्चे सब बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो ये सारी जिम्मेदारियां घर की, परिवार की, इनको सौंप कर तुम्हें तो इनसे मुक्त हो जाना चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें क्या करना है। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी ऊपर वाले की, इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। और वो अपने दिल से कहते हैं, दिल को समझाते हैं कि हमें इस वर्ल्ड की नहीं, मतलब इस संसार की नहीं, बल्कि उसकी चिंता करनी है। और लाइफ की नहीं बल्कि उसकी चिंता करनी है कि हमारा अब तक का जीवन जो भी गुजरा, जैसा भी गुजरा, हमने गलतियां की, पाप किए, कुछ भी किया, लेकिन अब समय आ गया है कि हम उनको सुधार लें, ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाएं, जिससे कि हमारा परलोक जो है वो सुधर जाए। और वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे। हर माँ बाप को लगता है अगर कोई बच्चा, ऐसा ही वो सोचते हैं यशोधर बाबू, कि अगर कोई बच्चा उनसे सलाह मांगता है, उनके अनुभवों से कुछ सीखने की चेष्टा करता है, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, उन्हें भी अच्छा लगता है कि चलो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं मांगना चाहते या ना मांगे तो ना सही, क्या करना चाहिए। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि ये भी क्या हुआ, मन को समझाने में फिर भटक गए, गीता की महिमा सुनो। मैंने आपको बताया कि उस समय वो बिरला मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए एक महात्मा जी द्वारा गीता का प्रवचन सुन रहे थे। अब मन था कि बार बार भटक जाता था, आज उनका प्रवचन में मन कोई खास नहीं लग रहा था, कुछ सोचने में लगे हुए थे। तो उन्होंने अपने मन को झिड़का कि अरे ये क्या, बार बार तुम भटक जाते हो, तुम्हें तो गीता का प्रवचन सुनना चाहिए, गीता की महिमा सुनो। ऐसा कहकर के उन्होंने अपने आप को गीता की महिमा सुनने के लिए, सुनने की ओर किया, सुनने लगे। मगर जैसे जैसे वो व्याख्या कर रहे थे तो जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। अब देखिए, कभी कभी पूजा पाठ में बैठे हुए हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि किसी ने कोई बात कही और हमारा दिमाग किसी उस बात से संबंधित कोई समानांतर बात होती है उस पर जाके अटक जाता है और हमारे विचार हमको उस समय में वहां ले जाते हैं और हमारा ध्यान वहां से हट जाता है। तो यही उनके साथ हुआ। गीता के प्रवचन में उन्होंने जैसे ही जनार्दन का नाम लिया तो यशोधर बाबू को अपने जीजा जी जनार्दन की याद आ गई, जनार्दन जोशी की। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने के लिए तो मुझे अहमदाबाद जाना पड़ेगा। और ऐसा सोचते ही उन्हें ये ख्याल भी आया
कि ये प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। अब उनके पत्नी और बच्चे, मैंने आपको बताया, गरीब रिश्तेदारों से थोड़े विमुख होते जा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो उनके जीजाजी जनार्दन जोशी का अहमदाबाद से कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है, तो यशोधर बाबू बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए, वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं ये बात घर पे कहूँगा तो मेरी पत्नी और बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वैसे भी हमारा संयुक्त परिवार अब बिखर गया है, लेकिन उन लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी तरफ से तो कुछ होता नहीं, तुम ही एक तरफा प्यार जताते रहते हो, और ये एक तरफा जो लगाव है ना, वो आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। कोई आप अक्लमंदी का कार्य नहीं कर रहे हैं। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। यशोधर जी की आदत है कि चाहे खुशी का चाहे गम का मौका हो, लेकिन वो किसी के यहाँ जाना नहीं भूलते हैं, और हर रिश्तेदार के यहाँ जाना जरूरी भी समझते हैं। इससे आपस में लगाव मोहब्बत बनी रहती है। वो चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। वो चाहते हैं कि परिवारों को लेकर के उनके बच्चे भी उत्साही हों, यानी उन्हें भी लगे कि रिश्तेदारों की खुशी में या गम में हमें शामिल होना चाहिए। ये हमारे लिए उचित है। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी उस दिन तो हद हो गई, जो उनका कमाऊ बेटा यानी बड़ा वाला बेटा जो भूषण, जिसकी मैंने बताया था आपको कि जॉब किसी विज्ञापन संस्था में लगी, उसे 1,500 रुपये महीने मिल रहे हैं, उसने तो ये तक कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो दूंगा नहीं। उन बच्चों को ये लगता है कि बुआ जी के लिए पैसे भेजना या बुआ जी को उपहार देना ये सब मूर्खता है, नहीं करना चाहिए, इससे आर्थिक नुकसान होता है। तो ये तो हद हो गई। उसने अपने पिता से कह दिया कि आपको बुआ जी को भेजने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार लेके आ सकें, तो भी मत समझना कि तुम नहीं दोगे तो क्या मुझे मिलेंगे नहीं। अगर मेरा दिल है कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ भेजना चाहता हूँ, तो मेरी इतनी साख है, यानी मेरी इतनी अभी लोगों में एक महत्ता है कि वो लोग मुझे 100 रुपये मेरे नाम से ही उधार दे देंगे। उन्हें मालूम है मेरी बात की इतनी कीमत है उन लोग के सामने। यशोधर जी का नारा या हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा। सैप बोलचाल में प्रयुक्त जो साहब का एक रूप है, अपभ्रंश रूप है। कहते हैं ना, हमारा तो साहब ऐसा ही रूप ठहरा, तो साहब को यहाँ पे सैप कहा गया। तो वो कहते हैं हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, और पत्नी का कहना है, और कहती तो वो वैसे सही है, कि यशोधर जी का स्वयं का तो कुछ देखा सुना है नहीं। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में गांव छोड़ के उनको शहर आना पड़ा, और शहर में वो अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए। तो उनकी बुआ जी भी अकेली ही थी, उनका कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। तो उनकी पत्नी कहती है कि तुमने अपना देखा सुना है ही क्या। छोटी सी उम्र में जब आपके माँ बाप मर गए तो वहाँ से आप गांव छोड़ के अपनी बुआ जी के पास रहने आ गए, अल्मोड़ा आ गए, और यहाँ पे जो भी तुमने कुछ देखा और या सुना वो बुआ जी के यहाँ का देखा सुना था। तुम्हारी कौन सी अपनी वो थी परिवार या उसमें रहे तुम, जो कि कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। ऐसी कोई लंबी चौड़ी फैमिली तो आपकी थी नहीं। बुआ जी का भी एक छोटा सा परिवार था, वो भी अकेली रहती थी। मैट्रिक पास करते ही तुम दिल्ली चले आए, क्योंकि ज़रूरत थी, भाई कमाना खाना भी था। अब बुआ जी के पास कब तक रहते। तो जैसे ही उन्होंने मैट्रिक पास किया तो वो अल्मोड़ा से दिल्ली चले आए काम की तलाश में, और यहाँ पे भी रहे तो उन कुंवारे कृष्णानंद जी के पास। कृष्णानंद जी, उन्होंने शादी तो की नहीं थी,
वो अनमैरिड थे। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता भी क्या है भाई, जो शादीशुदा होगा उसे रीति रिवाज रस्मों का पता होगा, बच्चों के साथ क्या बिहेव किया जाता है, कैसा व्यवहार होता है, रिश्तेदारी में कैसा व्यवहार होता है। अब अकेले मस्त आदमी का क्या है, कहीं भी मन चाहा जहाँ रम गए तो उस कुंवारे के साथ रहे। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता भी क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक जिद करके कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हैं। कुछ नहीं तुमने देखा सुना है, जो किशंदा ने जो बातें कही उन्हीं को तुम बता देते हो कि ये मैंने सुना है, ये मैंने देखा है, बस उन्हीं को अपनी आंखों देखी बातें बना डालते हो। और किशंदा को जो कुछ भी मालूम था वो भी उनके पुराने गंवई लोगों से सीखा ठहरा। गंवई मीन्स गंवार। किशंदा कौन से ज्यादा ही वो थे अच्छी फैमिली के, उन्होंने भी जो कुछ देखा सुना था वो सब अपने उस गंवार रिश्तेदारों से सीखा था। दिल्ली आके उन्होंने कोई घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभाए जा सकते हैं और कौन से नहीं निभाए जा सकते हैं। उनका कहना भी ठीक था कि किशंदा भी शुरू से आजीवन कुंवारे थे, तो उन्होंने भी कौन सी शादी के बाद की चीज़ों को देखा या सुना, और जो कुछ भी उन्होंने देखा सुना अपने गंवार परिवार वालों से देखा सुना। और उसके अलावा यहाँ पे पूरी जिंदगी भर वो कुंवारे रहे और परिवार तो बसाया नहीं जो देख जान पाते कि कौन से रिवाज हैं या रिश्ते निभाए जा सकते हैं, कौन से नहीं निभाए जा सकते हैं। पत्नी का कहना है कि किशंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, किशंदा तो जवानी में ही बूढ़े थे। संस्कार बुढ़ापे जैसे कहते हैं कि आदमी के विचार बूढ़ों जैसे हों तो वो भी बूढ़ा ही कहलाता है। तो किशंदा तो थे ही बूढ़े। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे? अरे तुम्हें कौन सी उनकी ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है जो उनका बुढ़ापा तुम अब इस उम्र में खुद ही ओढ़े ले रहे हो? तुम शुरू में तो ऐसे थे नहीं, शादी के बाद क्या मैंने तुम्हें देखा नहीं है? अब पत्नी उनको खूब कस के ताने मार रही है कि अब तुम ये बुढ़ापे की चीजें जो किशंदा की थी वो ही ओढ़ रहे हो। क्या शादी के बाद मैं नहीं देखती तुम्हें? मैंने नहीं जाना तुम्हें कैसे थे? हफ्ते में 2-2 बार सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल। और गजल हुई या सहगल के गाने, यानी कहने का तात्पर्य तुम भी बड़े रंगीन मिजाज के थे। एक हफ्ते में 2-2 बार फिल्में देखने जाते थे, गजलें गाया करते थे, गीत गाया करते थे, सहगल के गाने गाते थे। तो ये बताओ तुम कहाँ से बूढ़े ठहरे? यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें भी कुछ परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन वो समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही तो है। हालांकि ऐसी बात नहीं कि यशोधर बाबू को इन सारी चीज़ों का पता ना हो, वो मानते हैं कि उनमें बदलाव आया है, वो कुछ बदल गए हैं पहले के अतिरिक्त। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना भी ठीक होता है। पत्नी से वो कहते हैं कि जिस तरह तुमने ये बुढ़िया काल में बगैर बाहें का ब्लाउज पहनना, ये रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम देते हैं। अब यानी वो ये कह रहे हैं, उनका कहना पत्नी से ये था कि मैं तुमको ये नहीं कहता कि तुम मेरे ही अनुरूप ढल जाओ, परंतु उम्र के साथ साथ अब जब मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ, मेरी उम्र ढल रही है, तो तुम्हारी भी उम्र ढल रही है, तो उम्र के साथ साथ थोड़ी सी बुजुर्गियत, थोड़ी सी गंभीरता आनी चाहिए। अब तुम ये बुढ़ापे में ये कट स्लीव्स के ब्लाउज पहन लेती हो, बिना बाहों का ब्लाउज पहन लेती हो, ऊंची हील के सैंडल पहन लेती हो, ठीक है, और उसके अलावा रसोई के बाहर दाल भात खड़े खड़े खा लेती हो। ये सारी चीजें जो तुम अपनी बेटी की सलाह पे कर रही हो, मुझे तो वो ठीक ठाक मालूम नहीं देती, क्योंकि बेटी की तो उम्र है, तुम्हारी तो उम्र ढल चुकी है, तो मुझे तो ये सब कुछ संभाव इम्प्रॉपर लगता है, यानी एक सही पैमाने में नहीं लगता है। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक तो नहीं रहा, मैंने मना तो नहीं किया कि तुम ऐसा मत करो, भाई तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम करो। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। फिर जब मैं तुम लोगों को नहीं टोकता, मैं तुम लोगों से कभी ये नहीं कहता कि तुम ये मत करो, चाहे मुझे पसंद है या नहीं है, मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो नहीं है,
पर मैंने आज तक तुमसे ये नहीं कहा कि तुम ये काम मत करो या तुम वो काम मत करो। फिर तुम लोगों को मेरे जीने के ढंग पे इतना एतराज क्यों है? तुम मुझसे क्यों कहते हो कि आप ये काम करते हैं, कि आप बूढ़े हो गए हैं? यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ये सारी बातें तभी हो रही थी जब वो सुन रहे थे प्रवचन। वो जीजा जी के नाम से, जनार्दन नाम से, वो फिर से फ्लैशबैक में पहुंच गए थे और उनका जो मन था ना, अब वो प्रवचन से हट के अतीत में पहुंच गया था। तो उन्हें इस तरह से अपने मन का प्रवचन सुनते समय भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना कुछ अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद, यानी शाम की पूजा करने के बाद, जब वो थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं बल्कि इसी परिवार में लीन होता है। अब देखो, वो कह रहे हैं कि जब ऐसा होता है, इंसान जब पूजा करता है तो पूजा वही होती है जो पूजा के निश्चित समय में केवल ध्यानावस्था में, यानी जिस चीज़ के लिए हम ध्यान लगा रहे हैं वही चीज़ हमारी आंखों के सामने हो, वही चीज़ हमारे विचारों में हो, उसी के लिए हमारा दिमाग स्थिर रहना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि शाम को भी जब वो पूजा करते हैं तो उनका ध्यान ईश्वरीय सत्ता में न लगकर इसी पारिवारिक चिंतन में लगा रहता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें। ध्यान लगाने का सही तरीका क्या है, ये वो चाहते हैं कि मैं इसको सीखूं। साथ ही वो अपने आप से ये भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। लेकिन वो जानते हैं कि अभी फिलहाल ऑफिस का भी कार्य है, गृहस्थी में भी अभी कुछ बच्चे अनमैरिड भी हैं, एक मतलब तीनों ही बच्चे उनके अनमैरिड हैं, अभी शादी नहीं हुई है। तो वो जानते हैं कि अभी ये समय पूजा पाठ के लिए उचित नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम को छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेने का मतलब है कि सारी सांसारिक चिंताओं से, परिवार की चिंताओं से मुक्त हो जाना। तो वो ये भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये समय, पूजा पाठ का समय तो रिटायर हो जाने के बाद का समय ज़्यादा उचित है। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी ये चीज़ें, यानी ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ध्यान लगाना या ईश्वर में लीन हो जाना और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, ये सारी चीज़ें वानप्रस्थ आश्रम के लिए ही प्रेस्क्राइब्ड है, उसी के लिए उचित है। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर। वो सोचते हैं जब यहाँ की सारी जिम्मेदारियों से निपट जाऊंगा तो अपने वानप्रस्थ आश्रम में, यानी बुढ़ापे के समय में, मैं अपने गांव के पुराने मकान में रिटायर हो जाने के बाद चला जाऊंगा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। समझिए, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यानी पागल कर देने वाला जो शोर है, इस भीड़ भड़क्के का, शहरों में कितना शोर शराबा, कितनी भीड़, कितना चारों तरफ इंसान का एक कहना चाहिए समूह, झुंड, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान के दिमाग को पागल सा बनाए रहती हैं। तो इसलिए वो रिटायर हो जाने के बाद शांत वातावरण में अपने गांव जाना चाहते हैं और वहाँ पर सुकून से शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, बाद का जीवन। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं। अब परेशानी कहाँ होती है, जब वो पैदाइशी बुजुर्गवार इसलिए कहा गया है क्योंकि किशनदा ऐसी ही बातें करते थे जो कि रिटायर हो जाने के बाद लोग किया करते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उन्हीं के अंदाज में कहते हैं, उन्हीं के लहजे में, मीन्स उन्हीं के अंदाज में कहते हैं और कहकर उन्हीं की तरह झेपी झेपी सी, शर्माई हुई सी हंसी, लगभग नकली हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। किशनदा रिटायर हो जाने के बाद भी मैंने आपको बताया कि 6 महीने तक तो सरकारी क्वार्टर में ही रहे, उसके बाद में फिर किराए का मकान लेके राजेंद्र नगर में रहे। तो जब तक वो दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू
नित्य नियम यानी रेगुलर वे में उनके पास अपनी हाजिरी लगाने, दरबार में हाजिरी लगाना यानी उनसे मिलने जुलने के लिए रोज पहुंचते रहे। स्वयं किशनदास हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना बाबू, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। और ये चीज दोनों तरफ से थी, अकेले यशोधर बाबू ही नहीं बल्कि किशनदास खुद जब तक दिल्ली में रहे रोज सुबह सैर करने जाते थे और सैर करने के बाद अपने इस मानस पुत्र यानी जैसे गॉड फादर मान लेते हैं, इसी तरह से मानस पुत्र मीन्स माने हुए पुत्र के क्वार्टर में झांक करके उनसे जरूर कहते थे हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना बाबू। बाबू मीन्स हे भाई, हेल्दी वेल्दी और वाइज यानी स्वस्थ और धनवान और बुद्धिमान बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी स्वास्थ्य का धन तेरे पास हो रहा है और बुद्धि तेरी सही हो रही है या नहीं हो रही है, उनसे पूछ लिया करते थे। और जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। ये सारी बातें उन्हें माँ प्रवचन सुनते में याद आ रही है, ये नहीं कि वो भी घर पहुंचे, घर नहीं पहुंचे हैं। तो सुबह जब किशनदा के पास रह रहे थे, दिल्ली आए थे पहाड़ से, तो किशनदा ने अपने पास रख लिया था। मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि मैस का रसोईया बना के रख लिया था। तो वो सुबह थोड़ा लेट उठते थे सो करके। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया। अच्छा, किशनदा की आदत थी कि सुबह सुबह उठ करके घूमने जाया करते थे। तो जब तक किशनदा के पास यशोधर बाबू रहे वो उनको सुबह सुबह झकझोर के उठा दिया करते थे और उन्हें सैर कराने के लिए अपने साथ ले जाते थे। और ये मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और उन्होंने उनको ये मंत्र दिया, ये एक इंग्लिश की कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज यानी जल्दी सो जल्दी उठो, ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्वस्थ और बुद्धिमान बनाता है। तो ये इंग्लिश की कहावत है। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, उसके बाद जब यशोधर बाबू की शादी हो गई, अलग से क्वार्टर ले लिया उन्होंने, क्योंकि शादी के बाद उस क्वार्टर में रहना तो मुश्किल था, और वो अपनी गृहस्थी में ही डूब गए पूरी तरह से। तब भी किशनदा ने ये देखते रहना ज़रूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सुबह जल्दी में उठता है या नहीं उठता है। यानी जब वो उनके पास थे तब तक उठाते ही थे, जब वो उनसे दूर चले गए तब भी उन्होंने उनको ये देखना उचित समझा कि ये जल्दी सुबह सो के उठते हैं या नहीं उठते हैं। हर सुबह यशोधर बाबू को भी जल्दी उठना अच्छा लगता था और ये भी अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहकर बुलाता है। भाऊ का अर्थ होता है बच्चा, तो उन्हें ये अच्छा लगता था कि बच्चा कह के बुलाता है। हर सुबह वो किशनदा से अनुरोध करते थे कि चाय पी के जाइए। जब भी किशनदा उनके क्वार्टर में झांकने आते थे और कहते थे कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, तो वो उनसे सिद्ध करते थे, अनुरोध करते थे कि आप आइए और चाय पी के जाइए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर लेते थे, कभी कभी ये उनका आग्रह मान लेते थे और चाय पीने बैठ जाते थे। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर दोनों जगह बिल्कुल विभिन्न रूपों में पाया। घर में बिल्कुल घर की तरह, एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह, और ऑफिस में बिल्कुल एक साहब की तरह। तो उनको दफ्तर में उन्होंने और घर में बहुत विभिन्न रूप में देखा है। लेकिन किशनदा की जो छवि, जो इमेज, एक कहते ना कि किसी का रूप किसी क्षण का कभी हमारे हृदय में बैठ जाता है, तो हम उस इंसान को उसी रूप में हर समय देखते हैं। किसी का भी ले लीजिए, ईश्वर का ही कोई सा रूप जो हमें अच्छा लगा, पसंद आया और वो हमारे मन मंदिर में बैठ गया, तो हमें हर स्थिति में वही रूप नजर आता है। तो वैसे तो किशनदा की सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, उन्होंने उनको घर पे भी देखा था, बाहर भी देखा था, लेकिन जो उनके हृदय में उनकी छवि बनी हुई थी वो थी सुबह सैर के लिए निकले हुए किशनदा के। सुबह वो जब सैर करने जाते थे किशनदा, उस समय की जो उनकी छवि थी वो यशोधर बाबू के हृदय में इतनी गहराई तक बैठी हुई थी और उन्हें उनकी वही छवि हर समय दिखाई देती थी।
कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पे गोल विलायती टोपी, पाँव में देशी खड़ाऊं धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए छड़ी ली। आप देखिए उन्होंने कितना अच्छा चित्र जैसा हमारे सामने उपस्थित हो गया कि कुर्ता पजामा, कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन डाला हुआ और सिर पे गोल वाली जो विलायती टोपी आती है वो गोल वाली टोपी लगाए हुए और पाँव में देशी वाली खड़ाऊं जो लकड़ी की होती हैं वो पहने हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए जो छड़ी रखते हैं ना कि एक छड़ी लेकर के लोग आपने देखा वो सुबह सैर पे जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं तो एक छड़ी लेके जाते हैं, कहीं रास्ते में कोई जानवर आ जाए या कुत्ता वगैरह आ जाए तो काट ना ले, तो इसलिए उस छड़ी से डरा सकें। तो वैसी वो छड़ी हाथ में ली हुई, ये वाली जो छवि थी वो छवि उनके अंतर मन में इतनी गहराई तक बैठ गई थी कि उनकी वही छवि पसंद आती थी। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य, ये मीन्स उनके एक शिष्य की तरह, एक अच्छे शिष्य की तरह और एक उत्साही कार्यकर्ता, उनके वर्कर की तरह अपनी भूमिका पूरी निष्ठा में ईमानदारी से निभाई। कभी भी उसके प्रति उन्होंने कोई भी दखलंदाजी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, बड़ी निष्ठा से उन चीज़ों को उन्होंने निभाया। तो ये वाली वीडियो में मैं केवल मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी, इससे अगली वाली वीडियो में मैं आगे की कहानी बताऊंगी। धन्यवाद।